हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेंसिल लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए बढ़िया वाला ब्लू कलर कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कंसर्न करता है, रिलेटेड है किससे? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट यानी कि फाइनेंस के इकट्ठा करने से, ठीक है, अच्छे तरीके से, और फाइनेंस के यूज करने से, ठीक है। हाँ, तो ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट इसका मतलब है आइडेंटिफाइंग अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कंपेयरिंग देम इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। यानी कि आपको क्या करना है, फंड इकट्ठा करना है। अब वो फंड आप लोग बोरोइंग से ला रहे हो या आप शेयर कैपिटल से ला रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क है और जो कॉस्ट है, ठीक है, इसमें जो रिस्क है और जो कॉस्ट है उनके बीच में आपको एनालाइज करना है कि आप कौन सा इंकर कर सकते हो इस टाइम, ठीक है, जिस टाइम आप उसे इकट्ठा करना चाहते हो। बस आपको लिखा हुआ है ऑप्टिमल यूजेस, यानी कि उसका आपको ऑप्टिमम यूज करना है। आपको इन्वेस्टिंग करनी है प्रोक्योर फंड्स की, ठीक है। आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टिंग करते वक्त। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका अल्टीमेट एम। और अल्टीमेट एम क्या होता है? रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोक्योर्ड फंड। यानी कि आप जब फंड इकट्ठा करते हो फंड को, तब आपको कॉस्ट कम लगनी चाहिए। यानी आपका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, ठीक है, रिस्क को अंडर कंट्रोल होना चाहिए। वहीं पर आपके जो फंड है वो कभी भी आइडियल नहीं होनी चाहिए। आइडियल यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए। अगर फंड आइडियल होंगे इसका मतलब क्या है? आप फंड की वेस्टेज कर रहे हो। उनका इंटरेस्ट तो पे हो रहा है ना, लेकिन वो आपको रिटर्न तो कुछ दे नहीं रहे। तो वो क्या है? वो आइडियल है, वेस्टेज कर रहे हैं आपकी फंड की, ठीक है। कभी भी फंड को आइडियल नहीं रखना, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं यूज करना है। फिर आपका है सब टॉपिक रोल एंड इम्पैक्ट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल बताते हैं आपको। रोल क्या है कि द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन नॉट बी ओवर emphasized as it has a direct bearing on the financial health of the business. It determines, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। वो ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। ये डायरेक्ट करता है किससे? ये डायरेक्ट रिलेटेड है किससे? फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की, यानी कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिसमें आपकी फिक्स असेट्स के बारे में, करंट असेट्स के बारे में, फंडिंग मिक्स के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के बारे में बताया जाता है। तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो है क्या? सिंपल सा, फंड को इकट्ठा करना है कम कॉस्ट पे, अंडर कंट्रोल रिस्क के अंदर, और उनका यूजेज इस ढंग में करना है जिससे कि आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिले अच्छी सी, है ना, और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। अब आपका आ गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उनका मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। यानी कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना, उनके शेयर वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है। अब शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज कैसे होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंक्रीज करना जिससे क्या हो जाए? उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाए। अब देखिए, आपका फाइनेंशियल डिसीजन इज ओनली जस्टिफाइड, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन है वो जब भी जस्टिफाइड हो पाएंगे, जब भी वैलिड कहलाएंगे, जब उनके बेनिफिट, जब उनके बेनिफिट एक्सीड कर जाएंगे उनकी कॉस्ट को। यानी कि उनसे मिलने वाला प्रॉफिट कैसे मिलेगा? उनकी कॉस्ट क्या पड़ जाएगी? कम पड़ जाएगी मुकाबले उनके रिटर्न के। रिटर्न ज्यादा होगा उनकी कॉस्ट से, ठीक है। आपसे बोला गया थ्री मेजर इशू। अब फाइनेंशियल डिसीजन, अब फाइनेंशियल डिसीजन में आपके तीन मेजर इशू है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, यानी लिमिटेड है, ठीक है। आपको उन्हें इस ढंग में यूज करना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो तीन मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब वो तीन मेजर प्रॉब्लम है क्या? पहली प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरी फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरी डिविडेंड डिसीजन। तो हम यही पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब है कि आपका जो फंड है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो, उसे इन्वेस्ट किस में करेंगे। सेकंड, फाइनेंसिंग बोलता है आपसे वेयर टू रेज फंड, यानी कि आपको फंड कहाँ से इकट्ठा करना चाहिए। डिविडेंड आपसे बोलता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, यानी कि आपको जो प्रॉफिट अर्न किया है आपने, आपने जो रिटर्न कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसका यूज कैसे करें। हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहता है कि इसमें दो पार्ट है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग में आता है इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स। जब हम लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। वहीं पर कैपिटल, सॉरी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन एसेट्स, जैसे कैश, बिल्स वगैरह, प्रॉमिसरी नोट, है ना, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल कहलाता है आपका, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है? अफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, यानी कि रिस्क भी ज्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करता है जब भी हम लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे इम्पैक्ट क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? डे टू डे एक्टिविटी में इसका बहुत इंपैक्ट होता है, ठीक है। और लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी यानी कि कितना आपके पास पेमेंट करने के लिए कैश अवेलेबल है। वहीं पर आपका है रिवर्सिबिलिटी। अब हाईली रिवर्सिबल
एक्सेप्ट एज ह्यूज कॉस्ट, यानी कि जब भी आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार हो गया तो हो गया, उसमें ह्यूज कॉस्ट लग जाती है। वहीं पर आगे आपका वर्किंग कैपिटल क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है और रिवर्सिबल भी है, ठीक है। आप चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकते हो प्रॉमिसरी नोट से हटा करके, चेक से हटा करके, गोल्ड को बेच करके, है ना। आपके फैक्टर सारे हैं। अब कैपिटल बजटिंग अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है कैश फ्लो फैक्टर, ठीक है। अगर आपकी बिजनेस में कैश फ्लो की नीड कम है, ठीक है, अगर आपके बिजनेस में कैश का लेन देन कम है, यानी कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली कभी कभार कैश का लेन देन होता है, तो आप चाहे तो कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अमाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आपका आरओआई आरओआई आपका बहुत अच्छा है, तो आप लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी कि आपके जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, अगर वो मीट कर पा रहा है, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है आपको, ठीक है, आपकी कैपिटल राशनिंग का यूज करके, आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज करके अगर आपको अच्छी डील मिल रही है, तो अभी आप कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे आपसे बोला गया है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इन्वेस्टिंग खत्म हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, इसका मतलब है कि आपको फंड कहाँ से इकट्ठा करना है। आपको फंड ओनर्स फंड से इकट्ठा करना है या बोरोड फंड से करना है। तो बच्चों ओनर फंड से होता क्या है, आपको पैसा मिलता है, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ता है, ओनरशिप क्या करनी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है। ओनरशिप शेयर करनी पड़ती है, जिसे आपने पैसा लिया है। वहीं बोरोड फंड्स में आपको पैसा तो मिलता है, लेकिन आपको ओनरशिप क्या करनी पड़ती है, शेयर नहीं करनी पड़ती, ओनरशिप शेयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। आपको एक फिक्स्ड चार्ज पे करना पड़ता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट क्या है, फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको अपनी कंट्री का कंट्रोल, अगर आपको अपनी कंपनी का कंट्रोल नहीं बांटना, तो आप बोरोड फंड ले सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ओनर सिक्योरिटी ले सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोरोड फंड ले सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट देने में दिक्कत है, तो आप ओनर्स फंड ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, गोल गोल क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी बेस्ड ऑन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉस्ट एंड रिस्क। इनके साथ में देखो कॉस्ट और रिस्क होता है, तो उसको एनालाइज करके आप चाहे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी फंड इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग और इक्विटी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग फैक्टर अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? पहला है कॉस्ट। पहला क्या है, कॉस्ट। चीपेस्ट कॉस्ट, चीपेस्ट सोर्स, यानी कि आपके पास में चीपेस्ट सोर्स क्या है फंड इकट्ठा करने का, वो है डेट। क्या है, डेट, डेट्स यानी कि बोरोइंग, ठीक है, डिबेंचर्स, जिनको आप अच्छे से यानी कि इजीली अवेलेबल कर सकते हो अपने पास में फंड इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है कि आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। बाकी बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि आपको टैक्स डिडक्टिबिलिटी मिल जाती है ना, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है इस पे। सेकंड है आपका रिस्क। रिस्क यानी कि बोरोड फंड में रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो भी ज्यादा होता है। वहीं पर आपकी जो कैपिटल मार्केट है, जिससे आप स्टॉक मार्केट, यानी कि जिससे आप ओनर्स फंड इकट्ठा करते हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपको इशू करने में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस बनाओ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाओ, फिर से इशू करो, फिर सेबी के थ्रू इशू करो, फिर रजिस्टर करवाओ, बहुत सारे प्रोसेस है ना। वहीं पर आपका कंट्रोल कंसिडरेशन है। कंट्रोल कंसिडरेशन में आपको देखना पड़ता है कि आपके मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग ओनर्स में। फिर आपका आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसमें जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन डेट के मुकाबले कम होती है। अब आपका डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में आएगा आपका कि आपने जो प्रॉफिट कमाया, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो प्रॉफिट को आप कर सकते हैं, दो चीज सकते हैं, या तो आप उसे डिविडेंड के रूप में बांट दो शेयर होल्डर्स को, या तो आप उसे रिटेन अर्निंग के रूप में कंपनी में एक तरह से रिजर्व में रख दो, ठीक है। अगर आप उसे रिटेन अर्निंग के रूप में रखोगे तो आप फ्यूचर में यूज कर पाओगे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक बार आप उसे डिविडेंड के रूप में बांट दोगे तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वैसे इंक्रीज हो जाएगी, और उन्हें क्या कहते हैं, हैप्पीनेस फील होगी शेयर होल्डर्स को, जिससे कि बाद में शायद वो और इन्वेस्ट कर दे। और डिविडेंड देने से होता क्या है, डिविडेंड देने से होता है आपकी सोसाइटी में, स्टॉक मार्केट में गुडविल इंक्रीज होती है कि भाई ये कंपनी डिविडेंड देती है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है इनडायरेक्टली। वहीं पर फैक्टर फैक्टिंग क्या है, पहला है अमाउंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी स्टेबल अर्निंग है तो आप डिविडेंड दे सकते हो, अगर आपकी स्टेबल अर्निंग नहीं तो आपको रिटेन अर्निंग करनी चाहिए। फिर आपका है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी करनी है तो आपको रिटेन अर्निंग करनी चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड दोगे तो कम देना चाहिए। थर्ड आपका आता है कैश फ्लो पोजीशन। तो जब कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी सही है, अगर आपकी बिजनेस में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो अच्छे से हो रहा है, तो आपको डिविडेंड दे देना चाहिए। अगर डिविडेंड नहीं देना चाहते तो इसका मतलब आपके बिजनेस में कैश फ्लो का फ्लो सही नहीं है। फिर आपका है टैक्सेशन पॉलिसी। अगर आप टैक्सेशन पॉलिसी बचाना चाहते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर आपको टैक्सेशन पॉलिसी से बचना नहीं है तो आप डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता है।
उसके बाद है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस का मतलब है शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, जो बोर्ड मीटिंग होती है डिसीजन लिया जाता है, अगर शेयर होल्डर डिविडेंड देना ही चाहते हैं तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर आपका आता है लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। और किसी किसी कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको इतना लोन लिया है तो आप इस साल तक डिविडेंड नहीं दे, जब तक आप लोन नहीं चुकाते आपको डिविडेंड देना मना है। वहीं पर आपका आता है कंसेप्ट एंड ब्लूप्रिंटिंग, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग दो ऑब्जेक्टिव से लेकर बना है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड एट एग्जैक्ट राइट टाइम, यानी कि फंड तो हो और सही समय पे हो। दूसरा है इंश्योरिंग फर्म डज नॉट अराइज रिसोर्स अननेसेसरी। और दूसरी बात ये है, ट्विन ऑब्जेक्टिव में दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फर्म के पास में कोई फालतू का फंड ना हो, उन्हें जो फालतू में अराइज कर रखा हो। मान लीजिए आपने 100 लाख रुपीज यहाँ अराइज कर रखे हैं, इसमें से 50 लाख रुपीज क्या है, आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि अच्छी बात है, इस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन 50 लाख रुपीज क्या है, खाली पड़े हुए हैं, तो आप पे इसका इंटरेस्ट तो जा रहा होगा ना। जब आपने ये बोरो करे हैं तो आपका इस पर इंटरेस्ट जा रहा होगा, और बल्कि आपको कुछ जनरेट करके दे नहीं रहे, आपको कुछ प्रॉफिट बना के नहीं दे रहे, तो फायदा कैसे रखने का। तो आपके टर्न ऑब्जेक्टिव मीट होने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त, ठीक है। कुछ भी फंड आइडल नहीं होना चाहिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग को लॉन्ग टर्म को बोलते हैं जब वो 3 to 5 ईयर्स की होती है, और 1 ईयर को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट प्लानिंग, ठीक है। अब आपको तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है हेल्प फोरकास्ट व्हाट मैं हैपन अंडर द डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, यानी कि फोरकास्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग की भविष्य में आगे क्या हो सकता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। सेकंड है आपका शॉक ऑब्जर्वेशन। अब फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि हम फंड बना के क्यों रखते हैं पास में, ताकि जो भविष्य में अगर कोई दुविधा आती है तो हम अचानक से इसमें होपलेस ना हो पाए, हमारे पास इनफ फंड हो उस सिचुएशन को कॉप अप करने के लिए, हैंडल करने के लिए। थर्ड आपका आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है वेरियस बिजनेस फंक्शन अलाइनिंग सेल्स फोरकास्ट विद प्रोडक्शन एंड फाइनेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आप कोऑर्डिनेट कर पाओ फंड के थ्रू अपने सेल्स से, अपने क्रेडिटर से, अपने डेटर से। फिर फोर्थ आपका एफिशिएंसी, यानी कि आपकी जो वेस्टेज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी रिड्यूस हो जाए, आप प्लानिंग में जो गैप है वो भी कम हो जाए, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, है ना। फिर आपका है लिंकिंग डिसीजन। लिंकिंग डिसीजन का मतलब है यहाँ पर कंटिन्यूस लिंक, यानी कि कंटिन्यूस लिंक, यानी कि जो फाइनेंस है वो क्या बनाए रखेगा, कंटिन्यूस बनाए रखेगा, यानी कि आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें मेन लिंक क्या है, डे टू डे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लिंक क्या है, वो है कैश। और कैश कितना आएगा, कैश आएगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग से, फंड इकट्ठा करने से, फंड को मैनेज करने से। फिर आपका आता है इवैल्यूएशन, यानी कि बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव्स इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मस्ट इजी, यानी कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इजी बनाता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आपका आ गया है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है, जब आप डेट ऑन इक्विटी, यानी कि आप जब डेट और इक्विटी का इस एक प्रोपोर्शन में यूज करते हो, जिससे कि होता क्या है, आपका आरओआई इंक्रीज हो जाता है, आपका आरओआई ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आरओआई क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, तो यानी कि आपका मोर डेट है, आपके पास ज्यादा डेट है जो आपकी शेयर होल्डर वेल्थ को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपको लेवरेज में होने के लिए, ट्रेडिंग और इक्विटी में होने के लिए आपको इस सिचुएशन को मेंटेन करना है, ठीक है। इसमें आपका आरओआई ज्यादा हो और कॉस्ट ऑफ डेट कम हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या हो, कम हो, ठीक है। अब आपका है फैक्टर डिटरमाइनिंग मिक्स, यानी कि जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं मिक्स को, यानी कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स। तो पहला है आईसीआर, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना इक्विटी होगा और कितना डेट होगा, ये डिटरमाइन करते हैं ये फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, आईसीआर, कि आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, ज्यादा है या कम है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ये बताता है कि आपके पास कितना पैसा है कि आप अपने इंटरेस्ट को पे कर पाते हो। फिर आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि इसमें बताता है आपको कि आपके पास कितना अमाउंट है कि आप अपने प्रिंसिपल डेट अमाउंट को रीपे कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट होता है टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो आपका डिडक्टिबल एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, है ना। जिसे बचने के लिए आपको डेट लेना जरूरी है ना। डेट चीपर होता है और टैक्स डिडक्टेबल भी होता है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स वाला। फिर आपका आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है इफ डेट इंक्रीज टू मच, अगर डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का यूज करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी इंटरेस्ट रेट की ऑब्लिगेशन है वो कम हो जाए, है ना। फिर आपका है फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और सेबी के अकॉर्डिंग बिना रूल्स को तोड़े हुए, बिना अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, आपकी सेबी के रूल्स के अंदर रहते हुए भी अपने फंड्स को इकट्ठा करना है, मैनेज करना है। वहीं आपका आ गया फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब फिक्स कैपिटल की नीड क्यों होती है, जब आपको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना हो, यानी कि आपको फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना हो अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा करना हो, बिजनेस साइकिल को इंक्रीज करना हो, इन्फ्लेशन से बचने के लिए अपने ओल्ड सेट्स को बेचना हो और नई सेट्स को लाना हो। वहीं पर आपका वर्कर कैपिटल इंपैक्ट पड़ता है आपके ट्रेडिंग रिक्वायर हायर में, यानी कि आपको डे टू डे एक्टिविटी में चाहिए। वर्किंग कैपिटल को आप सिंपल सा मानिए CA - CL, यानी कि करंट लाइबिलिटीज को हटाने के बाद जो हमें पैसा बचेगा, जो करंट एसेट्स बचेगी, वो हमारी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। फिर आपका आता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब है, यानी कि जब आपको लार्ज स्केल पे ऑपरेशन एक्टिविटी करनी है, जिसमें आपको क्रेडिटर को पे करना हो डेटर्स के,
पैसे इकट्ठा करने हो, में कैश इनफ्लो हो, कैश आउटफ्लो हो, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उस केस में सिर्फ बूम फेज़ यानी कि जब आपके पास पैसा बहुत सारा होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड कम होती है। वहीं पर आपको डिप्रेशन फेज़ में वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है। फिर आपका है रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल जस्ट टू मेंटेन द सम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आपको मोर कैपिटल चाहिए जब आपको प्रोडक्शन की वैल्यू को मेंटेन रखना है, प्रोडक्शन की वॉल्यूम को मेंटेन रखना है, क्वांटिटी जो बन रही है उनको मेंटेन करना है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।